हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का आपका पहला और दूसरा चैप्टर, यानी विलयन और विद्युत रसायन। इन दोनों चैप्टर का आपका पूरा पीवाईक्यू करेंगे और उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एक तरह से आपका इस पूरे चैप्टर का क्या होगा, रिवीजन ही होगा इसमें, क्योंकि पीवाईक्यू जब करोगे तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में आपके टॉपिक आएंगे, टॉपिक भी डिस्कस हो जाएंगे। तो आज आपका पीवाईक्यू के साथ एक तरह का वन साथ रिवीजन ही है। आज हम दो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर आपका विलयन और दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। तो इनके कुछ पीवाईक्यू हैं, उनको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। इसमें हम आज पढ़ने वाले, देखिए, आपका चैप्टर 1 एंड 2, यानी आपका इसमें क्या क्या है? विलयन तथा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का पूरा आपका पीवाईक्यू इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इसका पूरा पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, विलयन के और विद्युत रसायन दोनों जब आपके आएंगे क्रम से, हम एक एक सवाल देखेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे हल होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप ऊपर स्क्रीन पर क्या है पहला क्वेश्चन। 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मूलतः की गणना कीजिए। देखो, आपको क्या दिया? 20% भार अनुसार दिया है क्या? पोटेशियम कार्बोनेट, और फिर कह रहा है इसकी मूलतः की गणना। तो देखो, सबसे पहले आपको देख लो क्या क्या दिया आपको, और उसके बाद देखो सोल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखो पढ़ जा रहे हैं। अभी हम स्टार्टिंग विलयन का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन कर रहे हैं विलयन का। तो पहले थोड़ा सा विलयन के बारे में थोड़ा देखो। आपका देखो विलयन में क्या होता है। विलयन आपका दो चीज में होना होता है, एक विलय से और एक विलायक। यानी विलय में क्या होता है? विलय होता है, एक विलायक होता है जो कम मात्रा में होता है। देखिए, ये क्या होता है? कम मात्रा में होता है और ये अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा, अब ध्यान से आपका जो कम मात्रा में विलय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में विलायक। तो विलय को हम यहाँ पर दर्शाएंगे ए से और विलायक को दर्शाएंगे किससे? बी से। किससे? अब आप क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 20% भार अनुसार आपका क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो पोटेशियम कार्बोनेट सूत्र होता है K2CO3। ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट। करा इसका जो दिया है, ये क्या दिया? 20% भार अनुसार। भार अनुसार मतलब आपका क्या दिया? ये 20% इसका कोई विलयन है, उसमें 20% ही 1%। इसका मतलब ये होता है कि पोटेशियम का जो भार विलयन के 100 ग्राम में पोटेशियम 20 ग्राम। कितना है? विलयन के 100 ग्राम पोटेशियम 20 ग्राम। तो देखो, अब विलयन में आपको कितना है? विलयन के 100 ग्राम में आपका जो पोटेशियम है विलय है 20 ग्राम। अब बाकी क्या होगा? विलय। तो आप क्या लिखोगे? देखो, K2CO3, K2CO3 का भार। अगर आप भार निकालोगे तो क्या होगा इसमें? देखो, आपको दिया 20%। 20% मतलब क्या होता है आपका? 20 ग्राम, 100 में 20 ग्राम। तो आपका ये दिया है 20 ग्राम। कितना दिया है? 20 ग्राम। अब इस आपका हो गया CO3 का। अब ये आपका क्या हो गया? आपको ये होता है, देखो पोटेशियम कार्बोनेट का विलय, इसका मतलब ये विलय, ये क्या है? विलय। देखो, अगर विलय का निकल गया तो विलायक का निकाल सकते हो। किसका निकाल सकते हो? विलायक। तो अगर विलायक का निकालोगे तो क्या होगा? विलायक का निकालोगे तो विलायक को हम किसे दर्शाएंगे? बी से। तो देखो, इसको हम लिख रहे हैं डब्ल्यू बी, और ये आपको जो निकला है इसको लिख रहे हैं डब्ल्यू ए। ये क्या निकला है? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या होगा आपका? देखो, डब्ल्यू बी होगा आपका 100 ग्राम में से आपको 20 ग्राम हटा दो, कितना आएगा? 80 ग्राम। ये आपको क्या हो गया? विलायक का भार। अब उसके बाद देखो, ये आपका है पोटेशियम कार्बोनेट। इसका अगर आप अणुभार निकालो, क्या निकाल लो? अणुभार। अणुभार क्यों निकालना है? क्योंकि देखो, आपका जो मोललता सूत्र क्या होता है? जो आपका मोललता, इसका सूत्र क्या होता है? तो देखो, आपको पता है कि सूत्र होता है m बराबर होता है WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू W। ये सूत्र होता है किसका? सूत्र होता है आपका मोललता। तो यहाँ m क्या इस्तेमाल है? मोललता है। WA क्या है? विलय का भार है, और 1000 बटे m क्या है? विलय का अणुभार, और यहाँ W क्या है? विलायक का। अब किसमें है? ग्राम। विलायक का भार किसमें है? ये ग्राम, क्योंकि ऊपर 1000। अब ध्यान से देखो, तो विलय का भार निकाल लिया। अब देखो, आपको यहाँ पर ये पता है, ये पता है, लेकिन सॉरी, ये पता है और ये पता है, लेकिन अभी अणुभार नहीं पता। तो अणुभार निकालने के लिए आपको इससे निकालना होगा। तो अणुभार अगर निकालोगे क्या होगा? देखो, अब हम निकाल रहे हैं आपका यम ए। क्या निकाल रहे हैं? यम ए। यम ए क्या होता है आपका?
अणुभार किसका, विलायक का। देखो पोटेशियम कार्बोनेट क्या हमें निकालना है, पोटेशियम कार्बोनेट को निकालोगे, देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका सूत्र है K2CO3 है, इसी तरह से आपको क्या निकालना है, अणुभार। तो देखो अणुभार निकालोगे तो Ma, पोटेशियम देखो यहाँ कितने परमाणु, 2 परमाणु, 2 गुणे पोटेशियम का, आप देखो इसमें कितना दिया है, 39, कितना दिया 39, प्लस कार्बन, कार्बन देखो 12 दिया है, प्लस ऑक्सीजन देखो 3 ठो है, 3 ठो मतलब 3 गुणे ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16, कितना होता है। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, ये में देखो 39 गुना कितना होता है 78, प्लस 12 प्लस 16 3 68। अब इसको आप जोड़ते हैं, देखो 8 2 10, 10 8 18, 4 1 5, 4 और 5 5 7 12 और 1 13, ये आपको किसका माना गया, यम एक, किसका माना गया। देखो अब आपको यम एक मान पता है, डब्ल्यू एक मान पता है, डब्ल्यू बी मान पता है, तो आप इस सूत्र वाला दो का मान निकल जाएगा, मोलरता निकल। देखो इसमें अगर मान रखोगे तो क्या होगा, यम बराबर मोलरता निकाल। देखो डब्ल्यू आपका है यहाँ कितना है 20, इक्वल टू 20 इंटू 1000 अपॉन यम ए। अब देखो यम ए यहाँ निकालो कितना है 138, कितना लिखोगे 138 इंटू, अब आपका देखो डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी ग्राम में कितना है 80 ग्राम, तो क्या लिख दो यहाँ पर 80 ग्राम, कितना समझ है। अब एकदम सिंपल, ये 0 0 काट दो, 2 कर दो, 2 चौके, ये 4 से को काट दो, देखो 4 गुना 8, 4 पंचे 20, यानी 250 चौके कितना होता है 1, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 250 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे देखो इसको आपको सॉल्व करना है, ज्यादा दिक्कत मतलब कि 138 सॉल्व करना नहीं, देखो ये आपका 138 लगभग 140 बराबर है, तो क्या कर दो 250 बटे 100, इसको लगभग 40 मान सकते हो, 138 लगभग 40 होगा, तो देखो 0 0 करिए, अब 14 बाहर कर दो, 14 का 14 दशमलव लगेगा, देखो 25 में 14 निकल गया 11 बचा, 11 110, 110 में 14 भाग करो कितना आएगा, तो 14 98, 14 100, यानी आपका याद जाएगा यम बराबर 108 मोल प्रति केजी, यानी आपकी जो मोलरता है ये कितना आएगी 108 मोल प्रति केजी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आ गया मोलरता किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का। हमसे पूछा किसका था, पोटेशियम कार्बोनेट का, तो हम निकाल दिए पोटेशियम कार्बोनेट का क्या मोलरता, समझ आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 1107 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, यानी आपका PYQ है, और पिछला वाला कितना है 2018 का था, और ये भी आपका मोलरता ही पूछा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, तो आपको अच्छे समझना है और करना है, एकदम सिंपल ऐसे ही होगा, आप करो। देखो जल्दी से देखो, आप क्या क्या दिया है, मान क्या दिया है उसको देखो और लिखो। देखो सबसे पहले आपको मान दिया 1107 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घुलाया था, यानी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको देखोगे कि आपका सोडियम क्लोराइड दिया है, यानी कितना दिया है 1107 ग्राम। अगर यदि CO तो 1107 ग्राम एक्चुअल में लिखा गया है, देखो आप लिखा है W NaCl, यानी NaCl का भाग, फिर क्या है आपको जल में, जल में मतलब H2O में घोला गया है, तो देखो आपका W H2O का मान दिया है 500, कितना 500 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है इसकी मोलरता, तो देखो मोलरता का सूत्र भी आपने देखा था, क्या था, मोलरता का सूत्र था m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू W, यही था। अब वो हम बता चुके A क्या है, विलेय है, और B क्या है, विलायक। देखो आपका ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो इसमें देखो आपको MA भी नहीं पता है, MA भी निकाल दो, यहाँ से निकाल सकते हो आप। देखो MA निकालो क्या, M NaCl का परमाणु निकालो क्या है, देखो सोडियम का आपका होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है कितना 35.5, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58.5, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो देखो यहाँ पर मोलरता को मान रखो W मान कितना दिया है 1107 इंटू 1000 अपॉन MA मान कितना आ गया 58.5 इंटू WB, देखो WB का मान कितना दिया 500, यहाँ कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 500 गुना 1000, अब यहाँ ध्यान एकदम ध्यान से देखो, आप देखो ये कितना है 58 है, 58 का गुणा 2 बार करो कितना 58 गुना, देखो 5 गुना कितना होगा 10,
और 8 दूना 16 एक 17 और 15 10 की क्या है, यानी इसका पहाड़ दो बार पढ़ोगे तो कट जाएगा। लेकिन ध्यान से यहाँ पर एक बात सुनो, यहाँ पर 0.2 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 0.2। इसका पहाड़ 0.2 बार पढ़ोगे तो इतना आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व गुणा कर दो, इसका 0.2 गुणा 2 तो कितना आएगा 0.4, कितना आएगा मोल प्रति केजी। ये किसका मान आ गया मोलरता का, यानी इसकी मोलरता मान समझ आ गया। ये आपका था दूसरा। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कहा है जल में बने चीनी के 5% हिमांक में अवनमन विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया और क्या क्या पूछा, तो एक एक चीज समझो ध्यान से, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लियो, तो इसको रेस कर दे रहे हैं। पहले आप बोलो यहाँ पर क्या है आपका 1 बिलियन, क्या है 1 बिलियन, देखो ये 1 बिलियन। और इसमें आपका क्या है सबसे पहले चीनी कितना है, चीनी कितना है आपका 5%, 1% है 5, यानी इसमें आपके क्या है चीनी है, चीनी के कण घुले हुए हैं और ये आपका है जल, ये क्या है आपका जल यानी पानी। इस पानी में आपके 5 चीनी घुले, तो कह रहा है इसका हिमांक में अवनमन कितना हो जा रहा है 271, कितना हो जा रहा है 271, और होता कितना है 271 के लिए हो रहा है, जबकि होता कितना है जल का होता है उसके नीचे लिखा है आपको 73.15 केल्विन। तो ध्यान से अब आपको क्या क्या दिया है, देखो आपको जल का हिमांक दिया, कितना हिमांक दिया आपको 273.15 केल्विन, और उसके बाद कह रहा है इसमें जब 5% चीनी मिला देते हैं, क्या हो जाता है 5% चीनी मिला देते हैं तो हिमांक कितना हो जाता है, यानी विलयन का हिमांक, इसका विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना है आपका हो जा रहा है 271 केल्विन, यानी विलयन में अंतर कितना रहा है, देखो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है अवनमन, तो हिमांक में अवनमन यानी आपका डेल्टा टी है, ये आपका हो रहा है 273.15 माइनस 271, तो आपका है कितना डेल्टा टी 2.15 केल्विन, ये आपका क्या होगा हिमांक में अवनमन। अब ध्यान से देखो चीनी आप मिलाए, क्या मिलाया चीनी, तो देखो 5% मतलब क्या है कि 100 ग्राम बिलियन में आपका 5 ग्राम क्या है चीनी, क्या है चीनी, इसका मतलब आपका जो डब्लू चीनी, अच्छा चीनी का सूत्र क्या होता है, देखो चीनी का सूत्र होता है C12S22O11, तो WC12S22O11 ये बराबर है किसके 5, किसके बराबर है 5 ग्राम के। अगर ये 5 ग्राम तो आप बताओ WS2O क्या है, यानी पानी का, तो पानी का निकालोगे देखो आपको क्या होगा 100 होता है, 100 में से 5 बताओ कितना आएगा 95 ग्राम, कितना आ गया 95 ग्राम। अब देखो ये 95 ग्राम आ गया, और अच्छा ये बताओ चीनी का अगर आप निकालो क्या अणुभार M C12S22O11, अगर चीनी का आप अणुभार निकालोगे क्या है, तो देखो कार्बन का 12, यानी 12 इंटू कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन है 22, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 11 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना होता है 16। अब इसका आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 गुणा 12 करोगे 144 प्लस 22 गुणा 1 करोगे कितना आएगा 22 प्लस 16 गुणा 11 कर दो, 16 का 16, 16 का 16 और 1 17, तो इसको जोड़ दो, 6 2 8 8 4 12, फिर 7 2 9 9 4 13 और यहाँ से 14, 1 1 2 और यहाँ से 3, यानी कितना आ गया 342, इसका भाग कितना आ गया 342। तो अभी बताओ इससे आप इस बिलियन की मोललता निकाल सकते हैं, मोललता, तो इसके अगर मोललता निकालोगे तो देखो ये बराबर इसे हम मान लेंगे, चलिए लिख देते हैं WA इंटू 1000 अपान MA इंटू W। अब देखो ये आपका ए वाला विलय है और ये विलय है, तो जल्दी से मान रखो, देखो WA मतलब विलय का भाग, विलय का भाग देखो कितना 5 इंटू ए 1000 अपॉन MA कितना देखो 342,
गुणे डब्ल्यू बी का मान कितना आपको दिया है 95, कितना दिया 95। तो ये आपका देखो किसका आ गया मूलतः, किसका मान आ गया मूलतः। तो आपने इस वजह से इसका क्या निकाल लिया मूलतः। अब ध्यान देखो जब इसको यानी चीनी को 5% को मिलाया गया है जल में, इसके हिमांक का अनुपात कितना है 215 केल्विन। तो इससे आप देखो अब क्या निकालोगे, इससे अवनमन स्थिरांक निकालो। क्या निकालोगे अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक कितना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन आपको देखो पूछा ग्लूकोज का है, दिया चीनी के लिए पूछा ग्लूकोज का। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें एक चीज नहीं दिया आपको हिमांक में अवनमन वो कितना होगा, तो उसको निकाल सकते। देखो आपको सूत्र क्या होता है हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है, आपका डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू यम। क्या होता है के एफ इंटू यम। यहाँ पर यम आपका क्या है, जहाँ पर यम आपका क्या है मूलन मूललता, क्या है मूललता। तो यहाँ सब के एफ का मान निकाल सकते हो। देखो के एफ का मान निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, के एफ बराबर आपका होगा क्या डेल्टा टी एफ अपॉन यम। क्या होगा डेल्टा टी एफ अपॉन यम। तो यहाँ से आपके के एफ मान निकालोगे क्या आएगा, देखो डेल्टा टी एफ मान आया है 2.15 अपॉन यम। यम का मान देखो यहाँ से आप निकालो कितना 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 50। अब इसको देखो हल करोगे, देखो ये आपका बड़ा वाला बटा है, ये बटे बटे इसलिए 5 के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.15 इंटू 342 गुणे 95 बटा। अब इसमें क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 इतना है। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, 5 1 का 5 और 1 बचे 55। ठीक, अब इसका आप गुणा करो, इन तीनों का गुणा करो। देखो गुणा करो क्या है, तो पहले हम इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा के बराबर। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 215 गुना 430 होता है, जीरो हाथ से लगा 43। इसका चौक करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 860। 860 में 43 जोड़ दोगे आपका कितना आएगा 903, हाथ से लगा 90। फिर इसका गुणा इसमें 3 में करोगे 215 तीन हो जाएगा आपका 645। 645 में 90 जोड़ दो कितना आएगा आपका 735। कई पोजिशन है दो होगा तो इंटू 19 अपान 1000। अब इसका गुणा करो, देखो 19 57, देखो जीरो में गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब 19 को करो 19 57 जीरो को छोड़ देते 19 57 और उसका 19 पचे 95, 95 और 5 100 हाथ से लगा 10 19 57 10 57 10 67 19 सत्ते 133 133 और 6 139 अपान 1000 और दशमलव लगेगा आपका 1। अब देखो नीचे 3 जीरो 3 अंक पे दशमलव लगा दो 1 2 3, यानी आपका आ जाएगा 13.97। ये आपका आ जाएगा 13.97। देखो ये आपका क्या है के एफ मान। अब के एफ का मात्रा क्या होता है, के एफ का मात्रा निकालो तो क्या होगा, देखो आपका होगा केल्विन प्रति मोल इंटू केजी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो केल्विन केजी प्रति मोल। तो के एफ का मान आपका कितना आ गया, के एफ मान आ गया 13.97। तो के एफ का मान आपका कितना आ गया, देखो के एफ मान आ गया आपका 13.97। यहाँ से आपका के एफ मान निकल गया। अब देखो यानी आपको जो चीनी दिया था चीनी वाले से आप किसका मान निकालेंगे के एफ का। अब उससे पूछा क्या क्वेश्चन, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में करा यदि 5% ग्लूकोज घुला हो तब जल का या विलयन का हिमांक में अनुमान ज्ञात करो। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि अब हिमांक में अनुमान किस लिए, तो अब अगर आपको किसके लिए पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज के, किसके लिए ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है, तो अब आपको तो सब कुछ पता है। अब ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है ना, फिर से अब ध्यान से देखो, तो ग्लूकोज का आपको दिया है यानी W
C6H12O6। ग्लूकोज सूत्र तो यही होता है। ये आपको दिया फिर से 5 ग्राम, क्योंकि कहा है 5%, 5% मतलब 5 ग्राम। तो आप बताओ यहाँ से भी आपका WH2 कितना होगा, WH2 वही 5 यानी 95 ग्राम, ये होगा नहीं। तो अब इसके बाद अगर आप निकाल लो किसका, MC6H12O6 का, यानी ग्लूकोज के अनुभार, ग्लूकोज का अनुभार निकालो क्या होगा, देखो कार्बन 6 है यानी 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन फिर से तो 6 × ऑक्सीजन होता है 16। अब इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे आपको आएगा 180, कितना आएगा 180, पूरा करो देखो 12 × 72 और यहाँ 22, 22 और 72 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 94 और 16 छक्का 96, 94 96 180। अच्छा यहाँ से आपका 16 छक्का 96, 12 72 72 और 22, 72 22 94 और 16 छक्का 96, तो इसका अनुमान कितना आ गया 180। अब देखो आपको अनुमान पता है तो इससे क्या कर सकते हो, आप इससे मोललता निकाल दोगे या मोललता निकाल दो। अगर मोललता निकालोगे तो क्या है, मोललता का सूत्र वही होगा WA × 1000 MA × W, ये मोललता हो गया। अब देखो आपको निकालना क्या है, ग्लूकोज निकालना हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है डेल्टा TF किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो डेल्टा TF देखो आपको सूत्र क्या, डेल्टा TF KF × M, तो यहाँ से KF × M। अब ध्यान दो आप KF का मान निकालोगे यहाँ कितना है 1397, और उसका रियम का मान आप इसमें रख के निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा TF = आपका KF का मान आया है 1397 इंटू M, M का मान W है, W आपका है ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का कितना है 5 इंटू 1000 अपॉन देखो MA यानी ग्लूकोज का भार कितना है 180, ग्लूकोज भार 180 है, फिर जल का 95, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो 5 × 5 19 × 5 55 कर दिया। अब ध्यान देखो इसको, अगर आप इसको काटोगे क्या होगा, काट दो 19 छक्का 19 सत्ते 133 और बच्चे बचेगा 33 घटाओगे ना 6 7 यानी 19 30 57, आपका ये हो जाएगा कट गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 से भाग दो देखो 18 बचे 90 फिर 5 इसका, अब इन दोनों का गुणा डेल्टा TF कितना आएगा देखो 55 3 का 5 गुणा कर लो भाई 73 के इसमें गुणा कर लो, चलो हम कर देते हैं 73 का 55, तो 55 5 15 5 5 35 और 36, ये भी आपका आएगा उसमें गुणा 5 11 9 10 3 4, यानी आपको कितना जाएगा, इसका गुणा करोगे आएगा देखो 4 1 5, अब कहीं पोजीशन में देखो 1 2 3 पोजीशन में 3 पोजीशन में, तो इतना केल्विन यानी लगभग 4 केल्विन आएगा क्या हिमांक में अवनमन। जब ग्लूकोज को डालेंगे तो हिमांक में कितना आएगा, लगभग 4 केल्विन आएगा आपका हिमांक में अवनमन, यही आपसे पूछा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सिंपल क्वेश्चन को पढ़ो, उसका स्टार्टिंग देखो फिर अंतिम में देखो, पूरा क्वेश्चन मान देखो, देखो पूछा क्या है आपको दिया गया, तो जो आपको दिया था उसको पहले लिख लो, फिर आपसे क्या पूछा उसको लिख लो, और उसके लिखने के बाद आपको देखो उसमें क्या निकालना है उसको निकाल लो। जैसे इसमें आपको देखो सभी मान दिए थे, आपको एक चीज नहीं दिया था क्या PF का, तो PF मान नहीं दिया तो पहले हम क्या किए PF का मान निकाले, यहाँ से क्या निकाले PF का मान, और PF का मान निकाला फिर इसको रख दे सिंपल, आपका आंसर आ गया, ये आपका रफ कार्य था, कितना आ गया 4। तो यहाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, ये मोल प्रभास का क्वेश्चन है आपका, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। देखिए आपका 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015 में क्वेश्चन आया था और 4 नंबर का था, बस आपको पूछा गया मोल प्रभास। मोल प्रभास क्या होता है, देखिए आपको जल का भार दिया है और एथिल अल्कोहल का भार दिया है, और फिर कह रहा है दोनों का मोल ज्ञात करो। देखो आपको पहले क्या क्या दिया उसको निकालो, तो जो आप इसका देखोगे तो जल का WH2 आपको कितना दिया है 36 ग्राम, जबकि आपको W एथिल अल्कोहल, एथिल का सूत्र क्या आता है C2H5OH, इसका आपको दिया है 46 ग्राम, इन दोनों को भार दिया, करम मोलस का। अब मोलस क्या करेंगे, देखो आप क्या होना दोनों का उठा गया तो ना, तो अगर जल का निकालोगे तो यहाँ H2O का निकालो क्या होगा
देखो हाइड्रोजन दो तो है, 2 × 1 हाइड्रोजन एक होता है प्लस, ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या जाएगा आपका m+2 आपका आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार अगर आप M C2H5OH निकालोगे तो देखो क्या है, कार्बन में 2 है, 2 × 12 प्लस, देखो हाइड्रोजन 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 × 1 प्लस, ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 16। इसको सॉल्व करो, देखो ये आपका है 12 × 24 प्लस 6 प्लस 16, देखो 24 36 और 16 46, यानी कितना आएगा आपका 46। ये आपका किसका आंसर आ गया, एक अल्कोहल का और ये आपका जल का। अब से पूछा मोल, क्या पूछा मोल, तो मोलस आपको पता है कि मोलस को दर्शाते हैं x से, और x का क्या होता है आपका, अगर x आप a निकाले क्या होता है Na प्लस n, अगर आप x b निकाल रहे हो तो बिना क्या होगा Na प्लस n, यानी मोलों की संख्या अब होता है, अगर आप विलय का मोलर संख्या क्या होगा, विलय की मोलर संख्या होती है विलय में कुल मोलों की संख्या, अगर विलायक का निकाल दो तो विलायक के मोलों की संख्या होती है विलायक में कुल मोलों की संख्या, ये सूत्र होता है। देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों का क्या मोल संख्या निकाल सकते हो ना, देखो अगर आप N2O निकालो, N2O भार क्या होगा, जल का भार बटे जल का अणु भार, W(H2O) अपान M(H2O), तो क्या हो जाएगा, W भार कितना दिया आपको 36 अपान M मान कितना है 18, इसमें रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 मोल, कितना आ गया 2 मोल। इसी प्रकार अगर आप NC2H5OH का निकालोगे तो सूत्र ही रहेगा, देखो इसका भार कितना दिया आपको 46 और उसका अवभार भी 46 है, यानी 46 अपान 46 माने कितना आ गया 1, इसका 1 मोल आ गया, इसका 2, तब मोल से निकालना तो जल्दी से सूत्र रख दो, देखो x से मतलब H2O निकालोगे, तो H2O का मोल, H2O का मोल कितना है देखो 2 अपान, अब इसका मोल प्लस 1, इसका मोल कितना होता है, ये आपको हो जाएगा 2/3, एक इसका हो गया जल के लिए। अगर आप निकालोगे x b यानी C2H5OH, देखो इसको आप हल करने का प्रयास करो, पहला तो आप इस सूत्र में रख के हल कर लो, इस सूत्र में रखोगे क्या होगा, देखो 1/2 + 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। दूसरा आपको पता है कि XA + XB बराबर होता है 1, कितना होता है XA + XB बराबर कितना होता है 1, इस चीज को भी याद रखो, x से मतलब आपका विलय और विलायक, अगर दोनों के क्या निकाल लो आप मोलक संख्या, उनको जो मोल अंश निकाल लो, मोलक संख्या ना मोल अंश निकाल लो और उनको जोड़ में कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो इससे निकाल सकते हो, देखो आपको x से पता है x भी निकालना भी आ सकते हो, x से आपको पता है x से कितना दिया है 2/3 प्लस x भी निकालना है आपको, बराबर कितना होगा 1, तो x भी अगर निकालो क्या हो जाएगा 1 रहेगा, ये चला जाएगा -2/3, तो 2/2 आ जाएगा 1/, तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो तो समझ आएगा। ये आपको क्या था मोल, किसका मोल, जल और एथिल अल्कोहल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, दो द्रव ए द्रव बी के वाष्प दाब क्रमशः, इन दो द्रव हैं आपके ए और बी, दोनों के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है, तो कह रहा है ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प आपको निकालना है। देखिए ये आपका कहाँ से है, तो इसको आप ध्यान देखो कि आपका राउल्ट के नियम से, किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। अब थोड़ा सा राउल्ट का नियम याद कर लो, क्या था, देखो राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम, तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी विलयन में, देखो जब आप क्या करते हो किसी वाष्पशील विलायक में कोई दूसरा वाष्पशील विलय मिलाते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपके पास दो पदार्थ है, कितने पदार्थ है, दो, आपका ये ए हो गया और ये बी, जब आपके पास दो वाष्पशील पदार्थ है, इनको मिलाकर आप क्या करिए एक विलयन बना, क्या बना दिए एक विलयन बना दिए, तो यहाँ पर आपका A + B हो गया, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, देखो अगर इसका वाष्प दाब है आपका शुद्ध अवस्था में, इसका वाष्प दाब P0 A और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है P0 B, तो इसका P क्या होगा, इसका P क्या होगा, तो इसके P के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया कि जो आपका P होगा वो P बराबर होगा P0 A x A प्लस P0 B x इसके बराबर, यही राउल्ट के नियम का था कि जब दो वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है तो इनका जो वाष्प दाब होता है
इन दोनों के वाष्प शुद्ध अवस्था में वाष्प और उनके मोल अंश के गुणनफल के और योग के बराबर। यानी देखो शुद्ध अवस्था में उसका क्या वाष्प और उसके मूल अंश का गुणनफल, फिर दूसरे का आपका शुद्ध अवस्था वाष्प और उसके मूल अंश का गुणनफल का योग अगर तो आपका निकल जाए क्या कुल अवस्था। तो आपका इस विलयन का वाष्प निकालना है। देखो ये तो हो गया राउल के नियम से ये सूत्र लगे। अब क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो देखो आपको दिया है दो चीजें दिया है, क्या क्या दिया है देखो वहां पर आप देखो आपको क्या दिया है ए के लिए आपका जो दाब वाष्प दाब यानी पी नाट का मान ये दिया है 80 mm और पीबी के लिए आपको दिया है 60 और दूसरा ए के आपको मोलों की संख्या दे दिया है। ए की मोलों की संख्या नहीं यानी ए का मान आपको दिया है 3, कितना दिया है 3 और जबकि आपको एन बी का मान दिया है 2 मोल। तो अब पूछा आपका पी, तो आप इसी सूत्र में निकाल सकते हो निकाल सकते हो, लेकिन देखो आपको मोलों की संख्या दी है एक से का मान नहीं दिया तो आप एक का मान निकालो। देखो अगर आप एक से मान निकालो क्या हो एक से मतलब एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, इस सूत्र से निकाल सको। अगर आपको एक से भी निकालना है तो क्या करो एन बी अपान एन ए प्लस एन निकाल सकते हो इसे। तो चलो इसमें रख दो जल्दी से, एक से मान निकालो, एक से मान क्या हो गया नहीं एन एक मान देखो कितना दिया 3, 3 बटा एन एक मान आपका 3 प्लस 2 ये कितना आ गया 3/5। ऐसे यहाँ पर अगर एक्स भी आपको निकालोगे क्या आएगा देखो एन बी यहाँ पर 2/3 प्लस 2 मैंने आपको आ जाएगा 2/5, ये एक्स भी माना गया। अब इस सूत्र में क्या वाष्प निकालो, तो चलो वाष्प निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो पी और पी नॉट ए कितना दिया 80, कितना दिया है 80 इंटू एक्स का मान आप निकालो 3/5 कितना होगा 3/5 प्लस अब देखो आपका पी नॉट बी का मान कितना दिया है 60, तो कितना लिखोगे 60 इंटू और आपका देखो एन बी का मान निकाले आप एक्स बी का मान निकालो तुम 2/5 कितना रख दोगे 2/5 समझ आ गया। अब इसको कॉल कर दो देखो 5 1 5 16 पंचे 80 5 1 5 16 पंचे 12 पंचे 80 ये 12 है ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करो कितना है देखो 16 3 48 प्लस 12 गुना 24 दोनों जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 72 यानी इसका जो पी आएगा वो कितना आएगा 72 mm कितना आएगा 72। ये आपसे पूछा था इस विलयन का वास्तव कितना हो तो कितना होगा 72 mm। तो यहाँ कितना है वो एकदम सिंपल था। आप पहले सूत्र देख लो क्या था राउल के नियम का सूत्र था क्या होगा पी नॉट ए डीएक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप यहाँ से पी नॉट ए देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी मान दिया, बस आपको क्या निकालना था एक्स बी मान निकाल के रख देना तोड़ देना समझ आएगा। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्या करा है अगला क्वेश्चन करा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है, इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना केल्विन की ग्राफ पर मोल में ज्ञात करो। इसमें याद करना आपको केल्विन की ग्राफ पर मोल। तो देखो ध्यान से आपको दिया क्या है ग्लूकोज, क्या दिया है ग्लूकोज। तो आपको क्या है ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का भार कितना है W36H12O6, इसका आपको भार कितना दिया है 9 ग्राम। अगर जल जल यानी आपको WH2O दिया है 150 ग्राम में क्या कर रहे हैं घोल रहे। तो कह रहा है इसका हिमांक है और जो हिमांक यानी TB इसका मान दिया आपको 100.17 डिग्री सेल्सियस ये दिया। अब कह रहा है अगर ये हो रहा है तो आप बताओ ये आपको टीबी मान दिया है इसमें सेल्सियस किसमें दिया सेल्सियस और आपसे पूछ रहा है आपको केबी का मान बताओ, वो भी किसमें केल्विन केजी पर मोल, इसमें आपको बताना है यानी यहाँ केल्विन में। अब पूछ रहा है दिया किसमें सेल्सियस, तो ये बताओ आप ये तो टीबी मान दिया टीबी मतलब आपका क्वथनांक विलयन का कितना। अगर आपको जल का क्वथनांक निकालना तो आपको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है
जल का क्वेश्चन यानी टी नाट से लिखते हैं, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री। तो आप इसमें क्वेश्चन अंतर का सकते हो, टीवी कितना होगा? डेल्टा टीवी 100.17 माइनस 100, तो आपका आएगा कितना? 0.17 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसमें डिग्री सेल्सियस है, तो इसको बदल दो केल्विन। किसमें बदल दो? केल्विन। क्यों? क्योंकि उससे पूछा केल्विन में, तो केल्विन मतलब क्या होगा? देखो आपको पता है कि केल्विन बराबर कितना होता है? सेल्सियस प्लस 273.15 ये होता है। इसमें अगर केल्विन बदल लोगे क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा टी भी आप निकालोगे तो कितना आपका सेल्सियस मान दिया है 0.17 प्लस 273.15, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर देखो 5 और 7 12, 1 1 2 और 1 3 10, फिर आपका कितना है? 273। ये आपका क्या आ गया? टी बी यानी क्वेश्चन में कितना परिवर्तन होगा वो आ गया। तो अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना। क्या करना है? सॉल्व करना। तो देखो तो आपसे पूछना केल्विन केजी पर मोल में, यानी आपको दिया किसमें? सेल्सियस में, पूछ कितना है? केल्विन। तो आपको इसको बदल दो पहले केल्विन में। केल्विन बदलने के लिए इसको सूत्र क्या होता है? केल्विन होता है सेल्सियस प्लस 273.15 ये होता है। अगर इसको केल्विन बदलोगे देखो क्या आएगा? टीवी आपका आ जाएगा 100.17 प्लस 273.15, इसको जोड़ दो। देखो 5 और 7 जोड़े कितना होगा? 12, 1 1 2 और 3 3 0 3 रहेगा, फिर 7 टीवी में कितना हो गया? 373.72। अभी आ गया केल्विन। किसमें आ गया? केल्विन। और आपको पता है शुद्ध जल का जो आपका क्वथनांक होता है टी नॉट, ये आपको पता होता है कितना? 373.1 कितना? 373.15 केल्विन। अब ये बताओ यहाँ से अगर आप डेल्टा टीवी निकालो, क्या निकालो? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी अगर निकालोगे क्या आएगा? 373.32 माइनस 373.15, यानी इसको घटाओगे तो आपको डेल्टा टीवी का मान कितना आएगा? 0.17। इसमें से अगर इसको घटाओ कितना आएगा? 0.17 केल्विन। समझ में आएगा? अब ध्यान से ये आपका आ गया डेल्टा टीवी का मान, और आपसे पूछा क्या? के मान। तो अगर केवी का मान से पूछा तो सूत्र क्या होता है आपको पता है? देखो जो आपका होता है ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। देखिए क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू, क्या होता है? केवी इंटू। और आपको अगर ये सूत्र अभी तक नहीं पता है तो इस चैप्टर का पूरा है बिलियन का चैप्टर का पूरा आपका 1 शॉट इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख लो पहले कि ये कहाँ से आया। देखिए इसमें हम 1 शॉट में ही आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो अभी तक अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दबा दूंगा और आपको उसका मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप इसको देखो कहाँ से आया, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आप जहाँ फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर इसको डिटेल वीडियो चाहते हो तो इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हो। देखो यहाँ से अगर टीवी मान निकालना तो ये बताओ टीवी मान कितना है? कितना है? यानी 0.17 बराबर कि अब केवी मान आपको निकालना है इंटू यम। यम क्या है? यहाँ पर मोलरता। क्या है? मोलरता। तो देखो आपको ये सब चीजें दी थी, इससे मोलरता निकाल सकते हैं। तो मोलरता का सूत्र आपको पता है, वो कई बार लिख दिए हैं, आप डायरेक्ट लिखिए। तो देखो मोलरता का सूत्र होता है विलय का भार। अब विलय का भार देखो कितना दिया? 9। यहाँ लिखोगे 9 इंटू 1000। अच्छा आपसे पूछा था केजी में, देखो किसने पूछा है? केजी में। तो केजी में पूछा है तो आप यहाँ पर ये 1000 नहीं, 1000 नहीं, ठीक। अब उसके बाद देखो अपन विलय का अनुपात। अब विलय का अनुपात देखो, विलय क्या? आपका ग्लूकोज। अभी आप विलय का ग्लूकोज का निकाले थे, जो आपका अनुभार आया था कितना आया था? अनुभार जो आया था आपका आया था 180। कितना आया था? 180। इसका कितना होगा? 180, यानी ग्लूकोज का 180 होता है इंटू। अब देखो ये कितने दिया? ग्राम। किसने दिया? ग्राम। अगर इसको ग्राम में दिया इसको केजी मतलब क्या होगा? 150 बटा 1। तो इसका क्या लिखोगे? 150 बटा 1000 है तो आप 1000 प्लस 2 पर चला जाएगा, हम चला जाएगा ऊपर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 1 2 जीरो से आपका 2 जीरो कर गया। अब काटना चाहोगे देखो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 एक का 3, 3 छक्का 18, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6।
समझ आया ना क्या क्या कटा है। चलिए अब देखो यहाँ बचा क्या आपका 0.17 बराबर के बी इंटू, देखो ऊपर आपका कुछ नहीं बचा है अपॉन, ऊपर आपको कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखना है और नीचे आपको बचा है 3 कितना, अगर यहाँ सब केबी माने तो इसका गुणा ऐसा कर दो तो क्या आ जाएगा, केबी बराबर क्या आ जाएगा 0.17 इंटू इसका गुणा कर दो तो केबी कितना आ जाएगा, मतलब देखिए क्या होना है 0.58, ये आपका आ गया केल्विन केजी पर मोल, कितना आ गया केल्विन केजी पर मोल, यही आपसे पूछा था, समझ आ गया। तो ये आपका सिंपल से था, आपको टाइम ऑनलाइन सूत्र से निकालना था आपको इसको, तो ये आपका निकल, तो जल्दी इसको नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 मिली जल में विलय किया गया है, परासरण दाब की गणना कीजिए। देखिए अब आपसे परासरण दाब पर सवाल है, किस पर, परासरण दाब पर। और देखो आपका आर का मान दिया 0.0821 लीटर डिग्री पर मोल और सी आपका ये सब आबादी। तो अब आप सिंपल से पहले देखो क्या क्या मान, उस मान को लिखो, जो जो आपको मान दिया उस मान को लिखो। देखो सबसे पहले आपको मान दिया किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज का 17 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको तापमान दिया कितना 17 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया 17 डिग्री। अगर इसको आप केल्विन मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आपको केल्विन मतलब 17 प्लस 273 जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखो 3 7 10 7 1 8 और 1 9, 290 केल्विन आपको तापमान दिया था। फिर कहा सुक्रोज, क्या कहा सुक्रोज, सुक्रोज कि एक साधारण है, आपको भार दिया सुक्रोज का, सी सुक्रोज सूत्र क्या होता है, सुक्रोज सूत्र होता है C12H22O11, यानी चीनी को सुक्रोज का सूत्र होता है वही। तो इसका भार कितना दिया है 175 ग्राम, इतना इसका भार दिया है, तो इसका अणुभार आप निकाल सकते हो, अणुभार निकालो क्या होगा C12H22O11। तो इसका देखो हम चीनी का भी निकाले थे तो कितना आया था, डायरेक्ट लिख दें, आया था 342, कितना आया था 342, और पिछले क्वेश्चन निकाले थे। फिर आपको देखो दिया है 150 मिली जल, यानी अब आपको जल का आयतन दिया, देखो यहाँ पर ग्राम नहीं क्या मिली, क्या है मिली क्या होता है आयतन होता है, तो आयतन आयतन कितना दिया है 150 ml, कितना दिया 150 ml। आपसे पूछ क्या रहा है परासरण दाब, क्या पूछ रहा है परासरण दाब, यहाँ पर आपको आर का भी मान दिया है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये आपको मान दिया। अब देखो आर का मान दिया, बी का मान दिया, आपको टी का मान दिया, आपको पूछ रहा है परासरण, तो परासरण दाब आपको बताया गया था 5 ग्राम होता है N/V/R, ये परासरण दाब का सूत्र है, तो यहाँ से परासरण दाब निकाल सको नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो निकालना है आपको पाई मान निकालना, तो पाई आपका क्या है परासरण दाब, तो पाई वाला देखो क्या एम क्या है मोल की संख्या, किसके मोल संख्या विलेय मोल संख्या, विलेय आपका यहाँ पर क्या है, विलेय आपका है सुक्रोज, तो मोल की संख्या का क्या होता है भार बटे अणुभार, तो भार कितना दिया है 175 अपान, अब देखो अणुभार, इसका अणुभार जो है 342, तो यहाँ पे लिख 342 इंटू देखो आर, आर मान दिया है 0.0821 इंटू टी, टी का मान हम निकाल चुके हैं कितना आया, देखो यहाँ से 290, इस पूरे के बढ़ के देखो यहाँ आयतन, आयतन आपको कितना दिया 150 ml, कितना दिया ml, लेकिन आपका किसमें होता है लीटर, देखो लीटर में, इसलिए इसको ml में देखो ये किसमें दिया ml में, इसको लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, इसका कर देंगे गुणा। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे क्या होगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, अब देखो आप 15 से इसको काट दो, 15 एक का 15, अब 15 शून्य शून्य फिर जीरो, अब 15 एक का 15, तो 2 5 15 29 जब इतना है, तो इसे क्या करो ऊपर वाले गुणा करके नीचे वाले को गुणा कर दो तो आपका मान निकल जाएगा। तो अब इतना कर लेना, घर पे आप इतना करोगे, देखो क्या करोगे इसका गुणा कर दो किसमें, इसमें और इसमें गुणा करोगे और 1000 गुणा करोगे, उसके बाद उसमें क्या करोगे 342 से भाग दोगे, जो भाग दोगे वही आपका आंसर आएगा, किसमें आएगा आपका परासरण दाब, परासरण दाब का मात्रा क्या होता है, देखिए परासरण दाब का मात्रा आपका होगा एटीएम, क्योंकि दाब है और यहाँ देखो एटीएम में है इसलिए आपका किसमें आएगा एटीएम में, तो अब इसको गुणा कर लोगे, ठीक है। ये आपका क्या था सिंपल सा परासरण दाब पर बेस्ड सवाल था जो आपको सिंपल समझना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमने बहुत सारे सवाल किए आपके पहले चैप्टर नंबर पहले से थे यानी बिलियंस थे,
अब कुछ विद्युत रसायन के आपके विद्युत रसायन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें अब आगे आपका कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है, क्यों? इस प्रश्न की देखिए ये क्वेश्चन आपका 2015 10 5 है, 3 बार आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए कहा क्या कह रहा है कि आपका जो जिंक, देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी यहाँ से देखिए कॉपर को हटा के उसका स्थान पर आ गया, जबकि सिल्वर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को नहीं निकाल पाता, यह कोई ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका विद्युत रसायन श्रेणी है उसमें आपका जिंक ऊपर आता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर। विद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, देखो विद्युत रसायन श्रेणी में आपका जिंक आता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर, इस क्रम में रखे होते हैं। देखो विद्युत रसायन श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व होता है नीचे वाला तत्व क्या करता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वाले की जो क्रियाशीलता होती है कम होती है, जबकि इसके ऊपर वाले की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इसलिए क्या करता है, कॉपर को जिंक क्या करता है, विस्थापित कर देता है, जबकि आपका सिल्वर इसको विस्थापित नहीं कर पाता। और अगर आप विद्युत रसायन श्रेणी नहीं जानते हो तो इसको आप समझ गए। अभी हम इसके आगे देख रहे हैं विद्युत रसायन श्रेणी। तो देखो विद्युत रसायन श्रेणी होता क्या, अब आपके पास देख लो क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है क्या, तो जब तत्वों किसको, तत्वों को उनके देखो मानक अपचयन विभव या मानक आपसीकरण दोनों में से किसी एक को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, एक क्रम में, तो जब क्या करते हैं, तत्वों के मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं, क्या करते हैं, क्रम में रखते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, तो ये तो हो गया तत्वों के मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो क्या होता है, एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या होता है, इसको आप देखो याद करने का ट्रिक भी होता है, आपको एकदम सरल ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के एकदम सरल ट्रिक, देखो सबसे पहले श्रेणी क्या होती है, श्रेणी आपका देखो लिखना शुरू होता है, ये होता है लाइट का सर का ना मंगल मंजन कर फेंक द कोनी शंकर पार्वती है, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। देखो ये क्या है, ये आपका है एक श्रेणी जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी यहाँ देखो क्या होता है, इनके अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में, किसके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, नीचे आपको क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ये अपचयन विभव का बढ़ता क्रम, अपचयन विभव क्या है, नीचे बढ़ता हुआ क्रम, ये क्रम वही क्रम यहाँ पर भी है, नीचे बढ़ता है। अब देखो लिथियम का सबसे कम होता है, इसका कितना होता है, लिथियम होता है आपका -3.04 वोल्ट, कितना होता है, -0.04 वोल्ट, जबकि आपका इसका गोल्ड का कितना होता है, देखो +1.4 वोल्ट, कितना होता है, +1.4 वोल्ट। देखो ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी से 20 में सबका होता है, आपका स्टार्टिंग बता दी कितना होता है, माइनस में होता है, देखो यहाँ पर प्लस होता है, क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम। अब इसको आप याद कैसे रखो,
तैयार करने की एकदम सिंपल ट्रिक है। देखो इसको, इसका थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो इसका लाइक बा सर का ना मंगल मंजन कर फेंक द कोनी। देखो को वहाँ है और नी कोनी शंकर पार्वती है। क्यों होगी, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। देखिए ये आपका क्या होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है जिसको याद करने का। विद्युत श्रेणी का क्या होता है, देखिए लाइक बा सरकाना मंगल मंचन कर फेंक द कोनी शंकर पार्वती है, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, यही क्रम होता है विद्युत रसायन श्रेणी। समझ आ गया, ये आपका होता है विद्युत रसायन श्रेणी। इसी से ये पता चलता है कि कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन किसको विस्थापित नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या था, जिंक कापर से ऊपर है नहीं, देखो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, जबकि कापर आपका बहुत नीचे, देखिए यहाँ पर, इसलिए जिंक क्या करता है, कापर विस्थापित करता है, जबकि सिल्वर देखो जिंक कापर से कहाँ नीचे है, इसलिए इसको विस्थापित नहीं। समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम जिंक कापर सिल्वर में से किस तत्व की अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो इसमें आपको देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, पूछा है 2015 का ये भी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको 4 तत्व दिए हैं, कौन कौन दिया है, मैग्नीशियम जिंक कापर और सिल्वर, ये 4 तत्व दिए हैं। कहा इनकी जब जो अम्ल से क्रिया करें, किससे अम्ल से क्रिया करें तो किसमें हाइड्रोजन निकलेगा। देखो अभी यहाँ पर आपको क्या दिखा था, विद्युत रसायन श्रेणी दिखी थी। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ऊपर होगा वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा, जब जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखो, आज विद्युत रसायन श्रेणी देखो, क्या देखोगे, विद्युत रसायन श्रेणी। चलिए यहाँ पर आपको दिखा दें विद्युत रसायन श्रेणी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो, हाइड्रोजन के ऊपर आपका देखिए है मैग्नीशियम और जिंक, जबकि कॉपर और सिल्वर आपका कहाँ है, नीचे। मैग्नीशियम और जिंक कहाँ है, ये देखिए ये दोनों ऊपर है, और जबकि कॉपर सिल्वर कहाँ है, नीचे। इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे, जबकि ये दोनों हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया। तो इससे आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन क्यों विस्थापित करेगा। तो अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित करने के लिए एक अनुप्रयोग होता है जिसका, विद्युत रसायन श्रेणी का, जिससे हम पता कर पाते हैं कि कौन तत्व किसको विस्थापित कर पाएगा, कौन विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ आ गया। चलो इसको देख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए अगला एक क्वेश्चन है आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में आया था। करेक्ट, कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखो आपको क्या कहा है, करेक्ट, यहाँ पर क्या है, एक विलयन है। देखो यहाँ पर क्या है, एक विलयन, ये विलयन किसका है, ये आपका विलयन है कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। अब कह रहा है जिसमें एक क्षण डाल देते हैं, किसकी, जस्ते की, जस्ता मतलब जिंक, किसकी क्षण डालते हैं, जिंक। तो जिससे इसका, ये पहले देखिए कैसा था, नीला रंग, ये कैसा था, इसका रंग कैसा था, नीला, कैसा था, नीला। लेकिन जब इसमें जिंक को डालते हैं तो धीरे धीरे इसका रंग गायब हो जाता है और ये कैसा हो जाता है, रंग। तो ऐसा क्यों हुआ, नीला रंग गायब क्यों हुआ, तो इसका कारण बताइए। तो देखो सिंपल, एकदम सिंपल, आप इसको पढ़ भी चुके हो कि जो आपका जिंक होता है वो कॉपर से विद्युत श्रेणी में ऊपर होता है, कहाँ होता है, ऊपर। तो जैसे जिंक को इसमें डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से क्रिया करके बना देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करता है। कॉपर क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। देखो यहाँ पर कैसा था, नीला, कैसा था, नीला। लेकिन जब जिंक से क्रिया करता है तो कैसा हो जाता है, रंगहीन, कैसा हो जाता है, रंग। तो देखिए यहाँ पर कारण क्या है कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, जिससे क्या होता है, इसका कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक सल्फेट बनने के कारण इसका जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है रंग। इसका रीजन क्या है कि जो जिंक की धातु है कॉपर से
सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। समझ आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको कह रहा है एक उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। देखते हैं हम क्या देखेंगे। अब हम देख लेते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या फिर विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? देखो, जब किसी विलय या किसी आपके विलय पदार्थ में क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वह अपने आयनों में टूट जाता है तो इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेंगे, देखो गलित NaCl का विद्युत अपघटन, इसका देखेंगे गलित NaCl का विद्युत अपघटन। तो ध्यान देखो, यहाँ पर क्या है, एक पात्र है, इस पात्र में आपका NaCl है गलित अवस्था में। किस अवस्था में? गलित अवस्था। अब गलित अवस्था में NaCl है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोड। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब देखो आपको पता है एनोड के साथ धनात्मक होता है जबकि कैथोड का कैसा ऋणात्मक। तो ये आपका है धनात्मक, धनात्मक वो होता है आपका एनोड। कौन होता है? एनोड। ये है ऋणात्मक, ऋणात्मक होता कौन होता है आपका? कैथोड। कौन होता है? कैथोड। ये आपका एनोड, ये क्या है? कैथोड। इनको हम क्या कहेंगे, इस विलयन में जब डाला तो इसमें देखिए आपका गलित NaCl है। गलित NaCl मतलब आपका इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। तो गलित NaCl मतलब क्या हो, आपके पास क्या है NaCl, ठीक है। गलित अवस्था, गलित अवस्था मतलब आयन के ऊपर। तो आयन के ऊपर देखो क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मुक्त अवस्था में पड़े हुए हैं। देखो यहाँ बहुत सारे आपके क्या Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, इस प्रकार के बहुत सारे सब आयन पड़े हुए हैं। जब इसमें डालते हैं और उसको बैटरी जोड़ देते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, धारा प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है आपका ये कैसा धनात्मक। अब बताओ धनात्मक है जिसकी ओर कौन है, ऋणात्मक। यानी यहाँ पर क्या होता है, देखो आपका इसकी ओर क्लोरीन आता है। कौन आता है? क्लोरीन। ऋणात्मक जो धनात्मक तो क्या होता है, क्लोरीन आता है अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करके और उदासीन जाता है। क्या जाता है? उदासीन। जबकि आपको देखो कैथोड क्या है, माइनस। माइनस तो इसमें क्या आता है आपका Na पॉजिटिव, ये आता है यहाँ से आ जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन, ये नहीं होता। तो देखो अब एनोड पर कौन सी क्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, इसको हम देखो। तो हम देखेंगे, देखो पहले एनोड, इसको देखेंगे एनोड पर। देखो इससे होता है जब आप इसमें धारा प्रयोग करते हो, आवेश प्रयोग करते हो, इसमें बैटरी लगा के, तो इसमें अंदर आता है, इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन। कैसे होता है? उदासीन। देखो कैसे आपका एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपके धनात्मक है, तो इस पे ऋणात्मक आयन आकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अब देखो ऋणात्मक आपका यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन आयन क्या करता है, आता है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अब कोई परमाणु अवस्था उदासीन होगा तो कोई आपका एकल नहीं होता है, तो दो परमाणु होते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और ये आपका 2। तो ध्यान रखो क्लोरीन आया, इलेक्ट्रॉन मुक्त किया और क्या हो गया, उदासीन हो गया, क्लोरीन गैस। क्या बना है? क्लोरीन गैस। यानी एनोड पर क्या हुआ, क्लोरीन गैस बनी। और ये बताओ यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या, माइनस से क्या, यहाँ पर कितना हो गया, 0। तो माइनस से 0 के ऑक्सीकरण बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, एनोड पर होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी एनोड पर आपका होता है ऑक्सीकरण। जबकि आप कैथोड पर अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो कैथोड पर अगर आप कैथोड पर देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव आयन कौन है, Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाता है, यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह ग्रहण करके बना देता है उदासीन परमाणु। क्या बनता है? देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करके Na बना, तो अब बताओ इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है। देखो यहाँ +1 था, यहाँ 0, तो +1 से 0 हो गया, मतलब ऑक्सीजन संख्या घट गई। और ऑक्सीकरण संख्या जब घट जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, अपचयन। क्या होता है? अपचयन। यानी कैथोड पर अपचयन होता है, जिससे सोडियम आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम आपके परमाणु बदल जाता है, उदासीन हो जाता है। यहाँ पर आपका सोडियम क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जबकि आपका एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया करती है क्लोरीन गैस। यानी आप यहाँ देख सकते हो कि एनोड पर क्या होगी, क्लोरीन गैस बनेगी, जबकि कैथोड पर आपका क्या होगा, सोडियम धातु। तो यही आपका है विद्युत अपघटन का उदाहरण।
क्या है, विद्युत अपहरण का उदाहरण। समझ में आ गया? चल इसको देख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपको क्या कहा है गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है आपको, देखो क्या क्या दिया है आपका जिंक से, जिंक डॉल्फास्ट जब होता है, ये आपका दिया है 1 मोल सांता, और फिर दिया है कॉपर डॉल्फास्ट से कॉपर, इसकी सांता आपको दिया है 1 मोल, 1 मोल रहता है कॉपर, ये आपको दिया है। अब कह रहा है इसमें आपका जो देखो Z+2 Z, इसका मान कितना दिया है आपको, देखो E0 का मान कितना दिया है -600 -0.76 वोल्ट, जबकि आपको E0 यू डॉल्फास्ट इसका मान दिया है +0.34 वोल्ट। तो कह रहा है आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा का, क्या निकालो, गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो अब आप बताओ गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो होता है डेल्टा जी बराबर होता है -L E, क्या होता है डेल्टा जी आपको होता है -L E F। डेल्टा जी क्या हो जाए तो यहाँ पर क्या एन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है, ई आपका है सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर बोल सकते हो विभव, सेल का क्या विभव, और एफ क्या है, एफ आपका है फैराड आवेश। तो अब इसको अगर इसी सूत्र में लिखना है तो आपको एन का मान निकालना है। सबसे पहले आप देखो ये रिएक्शन आपको दिया है, इसको अगर शुद्ध भाषा में लिखोगे देखो ऐसे लिखोगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट नहीं है आपका, जिंक कॉपर आयन आपका है, इसकी मोलरता दिया आपको 1, ये क्रिया करके बना रहा है आपका क्या जिंक आयन, इसकी मोलरता दिया आपको 1 प्लस का, ये आपका हुआ। तो देखो यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, जिंक आपका आंशिक हो रहा है, जबकि कॉपर क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है। लेकिन दोनों आपको देखो यहाँ पर दोनों आपके मान जो दिए, ये मान और ये दोनों मान आपके अपचयन के होते हैं, क्या दिया अपचयन। तो यहाँ से देखो इससे आप निकाल सकते हो किसका मान, इससे आप निकाल सकते हो ई ना, या फिर ई का मान, किसका मान निकाल सकते हो ई का, जो यहाँ पर ई दिया। देखो ई बराबर आपको क्या हो, ई बराबर जब आपको देखो आपको इसमें किसका अपचयन है किसका स्थान दोनों दिया है, और दोनों का अपचयन भी हो गया, तो आपका ई जो होता है ई बराबर आपका आता है ई कैथोड माइनस ई कैथोड। देखो ई कैथोड मतलब जिसका अपचयन होता है वो कैथोड पर होता है, आपने पीछे देखा जिसका अपचयन होता है कहाँ होता है कैथोड, और इसका हस्ताक्षर होता है कहाँ होता है एनोड। तो इसमें आप ध्यान देखो किसका हस्ताक्षर हो रहा है, हस्ताक्षर है आपका जिंक का, देखो यहाँ जिंक 0 से डबल पास हो जा रहा है, यहाँ से हो रहा है जिंक का, देखो कॉपर 2 से 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो ये ऐसी संख्या कॉपर 2 से 0 हो जा रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, और जबकि जिंक 0 से 2 हो जा रहा है इसका हस्ताक्षर। तो आपका कैथोड मेंशन हो रहा है, जिसका कैथोड कैथोड पे कौन होगा, इसका अपचयन होगा, तो अपचयन से कॉपर। देखो ई बार निकालोगे कॉपर का कितना है, देखो कॉपर का आपको दिया है +0.34 माइनस। अब एनोड, एनोड आपका जिंक का, देखो इसका मान कितना दिया है, क्या करोगे कैथोड में से एनोड को हटा दोगे, तो कैथोड आपका कौन होगा, कैथोड पे आपका कॉपर होगा, तो कॉपर का अपचयन 0, अब माइनस एनोड, एनोड को किस राशि का हो रहा है, तो एनोड का देखो ऑप्शन 2 कितना दिया है -0.76। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या है, ई बराबर आपका आ जाएगा 0.34, अब माइनस का हो गया प्लस 0.76, इन दोनों को जोड़ दो आपका आ जाएगा 1.10, इतना आ गया। तो आपका यहाँ से मिल गया एक मान, किसका निकल गया एक। अच्छा तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानित करें, देखो यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें विज्ञान है, इस अभिक्रिया में आप विज्ञान की संख्या निकालोगे तो 2 है, कितना आएगा 2 आ गया। अब इससे आप सॉल्व करके किसका मान निकालोगे डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी का मान निकालोगे तो क्या है, डेल्टा जी बराबर आपका आएगा एन का मान देखो -2, एन का मान कितना है 2, अब ई का मान आता है 101 इंटू एफ का मान कितना होता है, एफ का मान होता है 96,005, इसका गुणा, इसका क्या करो गुणा, देखो तो गुणा करो क्या होगा डेल्टा जी बराबर, देखो 2 का इसमें गुणा करोगे 1 2 0 पहले से 5 दूना 10
14 12 13 9 18 1 19 इंटू 1 इसका गुणा कर दो तो क्या होगा डेल्टा जी बराबर। तो इसका गुणा करोगे ये आपका 0 3 0 ग्यारह 33 यहाँ 99 99 और 3 102 हासिल लगा 10 फिर 11 का 11 10 21। अब रुपये में बोलता हूँ एक में रुपये का दो इतना आपका आएगा क्या डेल्टा जी का मान। किसका मान आएगा डेल्टा जी का मान। देखो ये किसका मान हो गया डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है आपका जूल। मतलब क्या होगा जूल तो आएगा। ये आपकी क्या है ऊर्जा। तो आज हमने खत्म किया है क्या 2 चैप्टर आपका विलयन तथा विद्युत रसायन। देखो हमने 2 चैप्टर का आपका पीएलसी खत्म किया है जिसका विलयन तथा विद्युत रसायन। अब इस चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके।